हेलो बच्चों, देखिए पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था कि वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है ये मैंने बताया था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, या लीनियर में क्या होता है, या सरफेस में क्या होता है कि इसके प्लेन के हिसाब से, तो जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लेंगे 1D, मतलब आपका सिर्फ लेंथ वाइज रहेगा, या आपका वर्टिकल, मतलब कोई भी जिसमें विड्थ बहुत कम हो और लेंथ बहुत ज़्यादा हो और उसको 1D ही कंसीडर किया जाता है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप कोई सीट ले लेंगे, अब वो उसकी सीट का शेप कैसे भी हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, स्क्वायर टाइप हो, कुछ भी हो, तो उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक वॉल्यूमेट्रिक, मतलब अगर 3D ले लेंगे, आपका कोई भी जैसे बॉल ले लिया, या आपने ले लिया क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, या कोई भी 3D शेप ले लेंगे, अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या है, देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मेन क्या कंसीडर करना, क्या हमें मतलब याद रखना है, वो है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा से डिनोट की जाती है, और लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, DQ अपॉन DL, या टोटल लेंथ अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी कह सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ इस लीनियर डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि आपको इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा है आपका ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वही टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया। तो ये छोटा सा चार्ज है, छोटा सा एरिया है, DS और DQ, और ये आपका सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे ऊपर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपका ये जो वो है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा सरफेस एरिया, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, इसमें भी आपका इसको रो से डिनोट किया गया है। रो इक्वल टू होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका लिया जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट का, और 3D ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, वॉल्यूम आपका स्फेयर हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम मेन पर्पस क्या है हमारा, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हालांकि ये सब जितने भी आपके अभी मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको हम गॉस लॉ से भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें मतलब एक जो हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस है ना, उसको भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हमारा क्या निकालेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका एक लाइन है, वायर है, वायर क्या है, उसमें वायर का विड्थ क्या है, बहुत छोटा माना जाता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत छोटा है और लेंथ बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह से जो चार्ज फील्ड होगी जो किसी भी पॉइंट पे। अब देखो दो पोजीशन होते हैं, एक पोजीशन होता है या तो एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं कि ये जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन निकालोगे ना, मतलब बीच से एकदम बीचों बीच से एक लाइन खींचोगे, तो उसी एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा। अब ये भी पॉइंट हो सकता है एक्सियल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्सियल हो सकता है इसके किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं पर भी। तो मान लीजिए एक पॉइंट पे है, वहाँ पर हमें फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लो वो फील्ड आपका एक छोटा सा वेरी एलिमेंट्री पार्ट लोगे, dx विच इज़ वेरी स्मॉल, dx। अब dx पे क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा dq। ठीक है, अब इस dq की वजह से यहाँ पर p पे क्या होगा, फील्ड होगा, और वो होगा de, क्या होगा de। ठीक है, और मान लो ये dq और p के बीच में डिस्टेंस क्या है, x है। क्यों, क्योंकि आपने dx लिया है ना, छोटा सा पार्ट dx लिया है। तो ये मैथमेटिक्स में होता है कि अगर आप जो वैल्यू लोगे, जैसे यहाँ dx छोटा सा पार्ट dx लिए, तो ये लेंथ लेना पड़ेगा x। अगर यहाँ dy लिए होते तो ये लेंथ लेना पड़ता y। क्यों, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में वो हेल्प करता है। अगर आप दूसरे टर्म में लोगे तो इंटीग्रेशन में गलती हो जाएगी।
इसलिए हम अगर dx मानेंगे तो x लेंगे, dy मानेंगे तो y मानेंगे। अगर यहाँ पर और कुछ होता dt मानते तो यहाँ t लेंथ लेते। यहाँ अगर आप dl मानते छोटा सा लेंथ dl, तो यहाँ पर लेंथ यहाँ पर l मानना पड़ता, ठीक है। तो वो अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये फैक्ट है, अगर आप dx मानोगे तो x लेना पड़ेगा, dy मानोगे तो y लेना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि अभी बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है। अलग लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पर ये क्योंकि वायर है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है dx अपॉन dq अपॉन dx, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मैंने बताया था। अब ये जो छोटा सा ये होगा ना de, ये आपका मैंने बोला था ना, ये इस पी पॉइंट पे आपका डी क्या होगा, ये होगा। और इसको हम क्या करेंगे, डी क्यू की जगह हमने ये फार्मूला, ये वैल्यू रख दी लैम्डा डी एक्स। और हम जब यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, पी लेंथ, ये जो वायर है, वायर से कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल चार्ज वाला मिल जाएगा भाई। यहाँ से इंटीग्रेट करोगे, ये आपका मान लो पी से फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये वायर का पहला पॉइंट आपका r डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा r प्लस एल। तो हमने लिमिट रख दी और dx x को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, हमारा ये आ गया। और हमने वैल्यू रखी तो हमारा टोटल ये आ गई वैल्यू KQ अपॉन एल और 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस एल, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे। देखो इसको समझाने की मैंने समझाया है। अगर आप ये चाहोगे कि नहीं इसका डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन बाद में हम बनाएंगे या आप खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने मतलब आपको इंडिकेट और एक तरीके से आपको हिंट दे दिया है। अब देखिए एट नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पे आपका क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल पोजीशन कब होता है, जब आपका कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। भाई परपेंडिकुलर अगर आप खींचेंगे वायर से तो उसी पॉइंट पे पड़ता हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट लोगे तो वहाँ पर फील्ड क्या होगा उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट P है और नॉर्मल पोजीशन हमने यहाँ से ले लिया है। यहाँ ये मान लो Q है, तो Q से P की डिस्टेंस मान लीजिए आपका क्या है बेटा, Q से P की डिस्टेंस आपका है यहाँ पर गिवन है R, क्या है R है, ये आपका R है। Q से P की डिस्टेंस मतलब आप यहाँ PQ मान सकते हो, PQ इक्वल टू क्या है R है, स्मॉल r। तो इस डिस्टेंस को हम फिर कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर मान लीजिए आपका एक लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx मान लिया, क्या मान लिया dx, और वो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। इसी तरीके से आप दूसरे साइड में भी आपको उसी डायरेक्शन में मानना पड़ेगा x, तो आपका दूसरा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसकी, इस पर आपका क्या है dq है चार्ज, और dq वजह से p पे आपका जो फील्ड है ये आपका बन रहा है इधर, ये देखो इधर बन रहा है। अब इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल होगा, पैरेलल वाला इधर आ रहा है, और एक नॉर्मल होगा उधर होगा, ठीक है। मतलब रॉड के पैरेलल, ये रॉड के पैरेलल है और ये रॉड के नॉर्मल है। तो EN और E पैरेलल होगा। EN कितना हो जाएगा, EN देखो कॉस वाला होगा, ये जो आपका थीटा है मान लो यहाँ पर है, तो ये EN क्या होगा, कॉस थीटा होगा, यहाँ दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर जो P पे फील्ड होगी वो छोटी सी होगी DE को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अब DE को रिजॉल्व कर देंगे दो डायरेक्शन में, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो DEN और DE पैरेलल ये आ जाएगा। DEN क्या होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा लगाया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आप पैरेलल वाला भी निकालोगे तो वहाँ पर साइन थीटा है, तो उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ θ1 और θ2 नहीं वो है, तो मतलब हम भाई इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो, क्योंकि एंगुलर इंटीग्रेशन हो रहा है भाई, इसका लीनियर इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर एंगल चेंज होगा ना। देखो यहाँ पर थीटा है ये, तो जैसे जैसे ये थीटा बढ़ाते जाओगे यहाँ एंड पे जाओगे तो ये थीटा बन जाएगा। तो अब ये थीटा क्या मानना पड़ेगा आपका, मान लीजिए आपका ये थीटा पड़ेगा बेटा θ1, क्या होगा θ1, और इधर आएगा तो θ2 हो जाएगा। तो θ1 से θ2, θ1 क्या है निगेटिव साइड में है इसलिए निगेटिव लेंगे, θ2 क्या पॉजिटिव साइड में है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। किसी को एक को पॉजिटिव निगेटिव लोगे तो आएगा आंसर वही, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से आपने EN निकाल लिया, EN का इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया
ई पैरेलल का इंटीग्रेशन कर दिए, या क्या नेट ई क्या निकालना पड़ेगा, नेट ई तो दोनों के बीच में जाएगा ना भाई, नेट ई तो बीच में ही कहीं रहेगा, नेट ई कहीं बीच में रहेगा, ई एन, तो ई एन दोनों को जोड़ दोगे, और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ई एक्स देखो आप कोई भी मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में होता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है आप जानते हो, आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के डायरेक्शन में ई पैरेलल है इसलिए उसका स्क्वायर, प्लस वाई के डायरेक्शन में क्या है नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल का स्क्वायर, इस तरीके से हम कर देंगे तो ई नेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ केस भी हैं, जैसे मान लीजिए वो वायर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है आपके पास, तो क्या होगा कि ये जो थीटा होगा, मान लो किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल पोजीशन पे मान लोगे, तो ये जो मान लो ये बहुत बड़ा है, तो ऐसे जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो थीटा है ना आपका, ये थीटा होगा तो जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये लेंथ के पैरेलल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों साइड में अगर वो इन्फिनाइट है, मान लीजिए यहाँ इन्फिनाइट है यहाँ इन्फिनाइट है, ये आपका जो थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा बहुत बड़े वायर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू रख देंगे, हमारा ई एन आ जाएगा। भाई वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दिया, यहाँ पर देखो ई एन हमने निकाला है, ई एन तो नॉर्मल ये हो जाएगा। और पैरेलल वाला देखो, नॉर्मल डायरेक्शन में आपका जो फील्ड है वो डबल हो जाएगा, और पैरेलल में तो कॉस वाला फार्मूला लगाओगे तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, आपका पैरेलल में कोई फील्ड नहीं रहेगा। तो आपका एक अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वायर ले लिया आपने, तो किसी भी पॉइंट पे आपका जो फील्ड होगा वो ये होगा दिस मच, पैरेलल होगा ही नहीं, पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका पावर हाउस से जो वायर आते हैं ना, तो उसके लिए आप ये इन्फिनाइट वाला वायर का एग्जांपल रखेंगे। सेमी इन्फिनाइट है, मतलब एक तरफ इन्फिनाइट है दूसरी तरफ इधर इन्फिनाइट है दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ आपका पी पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पर तो जो ये वाला थीटा है मान लीजिए ये थीटा 2 है, थीटा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, लेकिन यह थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, थीटा 1 पे 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा थीटा 1 0 थीटा 2, तो आपका वैल्यू आ गया ये। पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला आप जान ही रहे हो, पैरेलल वाले के नंबर वैल्यू रख देना, आपका वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर पैरेलल वाला 0 नहीं होगा, पैरेलल वाला यहाँ पर अगर आप पैरेलल वाला रखेंगे ना, तो के लैम्डा बाई क्या आया है, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, हाँ कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1, तो आपका यहाँ पर ये गलती है, यहाँ कॉस थीटा 1 आपका आया बेटा पैरेलल में, थीटा 1 आपका 0 है, और माइनस कॉस थीटा 2 90 है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका ई पैरेलल 0 नहीं होगा, ई पैरेलल भी आपका ई एन के बराबर हो जाएगा, के लैम्डा आर ही हो जाएगा, तो ये आपके ई एन के बराबर, मतलब दोनों बराबर होगा। अगर आपका बहुत सेमी लॉन्ग वायर है, मतलब एक डायरेक्शन में सिर्फ आपका वो है इन्फिनाइट, दूसरे डायरेक्शन में आप वहाँ पर बैठे हैं, दूसरे पिन पॉइंट के पास आप बैठे हैं, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ ये याद रखना कि अगर आपका कोई भी वायर के डायरेक्शन में, मान लीजिए ये मैं थोड़ा सा बना दूँ इसको, सही से नहीं है ये, मान लीजिए एक वायर आप ले रहे हैं, एक वायर बहुत बड़ा है, लेकिन आप यहाँ बैठ गए हैं पी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा 0 और थीटा 2 भी 0 हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका ई एन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई एन 0। ठीक है, मतलब आपका फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नॉर्मल वाला 0 हो जाएगा, मतलब वायर के चारों तरफ, मतलब इस पॉइंट पे आपका जो फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। मतलब मान लीजिए आपका एक रिंग है, रिंग पे चारों तरफ आपका इस तरीके से चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने बना रखे हैं, और इस तरीके से बेटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, डी क्यू आपने छोटा सा वो ले लिया, चार्ज ले लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर पी पोजीशन पे आपका इस डी क्यू की वजह से ये छोटा सा लेंथ ले लिया, डी एक्स या जो भी है आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू वजह से यहाँ इस पॉइंट पे आपका फील्ड हो जाएगा डी ई छोटा सा। अब डी ई का भी 2 कंपोनेंट होगा, डी का कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, एक होंगे पैरेलल टू एक्सिस और एक होगा
परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो परपेंडिकुलर वाले तो कट जाएंगे क्योंकि सेम होंगे, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका ये जो पैरेलल वाले केस पे है ना, मतलब एक्सिस के पैरेलल में या एक्सिस की तरफ जो आपका होगा डी कॉस थीटा वो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसको देखो, ये जब इंटीग्रेशन हम आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन इसका ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ए एक्स और थीटा के मतलब साइन ए एक्स और ए के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, उससे आ जाएगा। अगर आप कहोगे तो इसको मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा 4-5 मिनट का। अगर एक केस यहाँ पर ये होता है कि अगर देखिए ये जो आपका है ए, ये जो रिंग का रेडियस है ना, अगर ये बहुत छोटा हो या आपका एक्स क्या हो, ये 0 बन जाए, एक्स 0 बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपके इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर पे आपका फील्ड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वही जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वैसे हो जाएगा, जैसे कोई पॉइंट चार्ज हो उसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन डी टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। हालांकि आपके बुक में नहीं है ना, तो आपके कोर्स में है, लेकिन डिस्क की वजह से अगर आपका जैसे नीट वगैरह या आईआईटी वगैरह के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो डिस्क की वजह से जो आपका फील्ड बनेगा वो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे मतलब एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पर ये डिस्क है। डिस्क क्या है भाई, सरफेस है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्मा मैंने यूज़ किया, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए होती है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मैंने निकाला था, छोटा सा एरिया यहाँ पर काटोगे ना, ऐसे छोटा सा एरिया काटोगे तो ये एक स्ट्रिप बनेगा, इसको बना दोगे एक स्ट्रिप ऐसे, तो इसका एरिया लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस है 2πr है ना, ये इसका डिस्टेंस 2πr हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा गोल वाला, और ये जो मोटाई है इसका dr हो जाएगा। तो इसका हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से जब इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो इसमें P पॉइंट पे आपका जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, EP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EP। और EP इक्वल टू जब इसका इंटीग्रेशन करोगे जितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम मैंने बता दिया। अब आ जाओ कि यही जो फील्ड है, आपने इतना ज़्यादा कुछ किया, इसको इजी बनाने के लिए गॉस ने एक रूल दे दिया। गॉस ने जो अभी हमने ऊपर किया, जो भी ऑपरेशन किया, हालांकि वो इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए गॉस ने एक लॉ यूज़ दिया है। उसी लॉ का एप्लीकेशन करके या यूज़ करके हम आसानी से किसी भी पॉइंट चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या आपका जो कोई भी चार्ज हो, उसका हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ ने क्या दिया, गॉस लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, जैसे आजकल यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एक तरीके से फ्लो ऑफ फील्ड। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ फ्लो हो रहा है तो वो कहते हैं फ्लक्स नहीं आ रहा, तो आजकल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फ्लक्स मतलब फ्लो नहीं आ रहा है। जैसे आप पानी के लिए यूज़ करते हैं, नहीं फ्लक्स नहीं आ रहा है, वो चेक करते हैं ना कि फ्लक्स देखो आ रहा है, वो कहते हैं नहीं कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स मतलब होता है फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैग्नेटिक फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। या यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पर आप फाई ई इसको याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, उसको मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे चैप्टर में आएगा। देखो यहाँ पर जो एरिया है ना, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वेक्टर एरिया होता है। क्या होता है, एरिया वेक्टर लिया जाता है, ना कि नॉर्मल एरिया लिया जाता है। ये जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एरिया जो ये आप एरिया ले रहे हो ना, तो इसको आप लोगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, ये मैंने बताया है। तो कहीं पर भी ये याद रखना कि अगर आपके फील्ड के डायरेक्शन में एरिया नहीं है तो फील्ड के डायरेक्शन में एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका फील्ड इधर है और क्रॉस सेक्शन एरिया इधर, तो दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री मतलब आपका ये ए कॉस थीटा 0 बन जाएगा। तो
एरिया आपका मतलब आपका टोटल फील्ड 0 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से यहाँ एरिया वेक्टर लिया जाता है। एरिया वेक्टर नॉर्मल एरिया नहीं है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, जो 10th और 9th में आप पढ़ते थे वो नहीं है, ये एरिया वेक्टर है। दो वेक्टर का इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। जैसे यहाँ पर ये फील्ड, ये भी वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये तो हम जान ही रहे हैं, अभी बता ही दिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा होता है। ये जो मॉड लगाया है मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है और एंगल पता है दोनों के बीच में, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर को देखो हम डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाएं। तो जैसे ई के डायरेक्शन में एरिया है तो आपका कॉस 0 हो जाएगा, मतलब आपका फ्लक्स ई ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई ए, अगर इसको वैल्यू निकालोगे यहाँ पर आएगा फ्लक्स ई ए कॉस थीटा आ जाएगा टोटल, और थीटा मान लो कुछ भी है, यहाँ पर जो भी रहेगा उस हिसाब से रख देना। यहाँ पर देखो, यहाँ एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, एरिया इधर है, फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस 90 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ ये बोलता है बेटा कि कोई भी अगर चार्ज है या बहुत सारे चार्ज है या कोई चार्ज है, तो उसके वजह से कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है या फ्लक्स निकालना है, तो क्या करोगे, पूरे चार्ज को इनक्लोज कर दोगे। मान लो ये चार्ज आपका है नेट, तो पूरे चार्ज को एक इनक्लोज कर दो, एक बॉडी में, एक सरफेस में, क्लोज सरफेस में उसको घेर लो। तो गॉस लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब बाउंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉन बाउंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी चार्ज है उसको पहले बाउंड्री में घेर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर हम, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो जो नेट चार्ज है ना, अगर उसका रेशियो निकाला जाए विथ परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, फ्लक्स के बराबर होगा। गॉस ने बताया कि कोई भी चार्ज है अगर उसको हम एक एरिया में इनक्लोज कर देते हैं तो टोटल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, फ्लक्स के बराबर होगा। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी, अब हम ये जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई ए होता है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये है, आपका ये देखो क्यों बाहर है, एक सरफेस एरिया हमने दिया हुआ है, एक सरफेस बनाया है, वो बाउल की तरह लग रहा है, तो ये अभी अधूरा है, इसको क्या करेंगे हम फुल बाउल बना लेंगे। पहले तो इसको इनक्लोज कर लेंगे क्यू को, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। लेकिन ये आधा है ना भाई, ये जो बाउंडेड एरिया है, क्यू अपॉन तो पूरा टोटल हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आधे के लिए निकालेंगे भाई, ये तो आधा ही घिरा हुआ है ना, आधे पे तो हमें पता नहीं है। ठीक है भाई, आधे एरिया के निकालने ना, आधा एरिया तो है ही नहीं, वो तो हमने क्लोज किया है गॉस लॉ एप्लीकेबल बनाने के लिए। तो पूरे के लिए आपका टोटल ये हो जाएगा, तो आधे के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के लिए क्या हो जाएगा बेटा, हाफ के लिए हो जाएगा क्यू अपॉन, मतलब आधा हो जाएगा 1 अपॉन, ये इस तरीके से कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरे के लिए ये है, आधे के लिए आधे से मल्टीप्लिकेशन कर देना। चलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर इनक्लोज सरफेस। तो जैसे मैंने बताया, नोट गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज़ ए हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिक। मतलब अगर आपका सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक वो आप बनाते हैं, जो भी आप इनक्लोज सरफेस बनाते हैं ना, वो सिमेट्रिक बनाते हैं, तब आप उसको अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर हमें जो भी बनाना है वो सिमेट्रिक इनक्लोज सरफेस बनाना है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बना देना है। ठीक है, तो जैसे आप सरफेस है या आप सिलेंडर बना रहे हो या आप प्लेट बना रहे हो, तो उस तरीके से आपको सरफेस बनाना है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एक छोटे से चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, छोटे से चार्ज की वजह से आपका छोटा सा फ्लक्स निकलेगा यहाँ पर, ये तो आप जानते हैं, ई डी ए, इसके दिस मच इक्वल टू दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। नेट फ्लक्स आप जानते हो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। उस तरीके से जब हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे क्यू नेट की, तो ई डी ए हो जाएगा,
डी मतलब भाई ये आप डी की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस का, किसी भी स्फेयर का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे तो उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा। देखो जैसे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाला था ना किसी भी पॉइंट पे पी पे, वैसा है कि नहीं है, ये देखो ये वाला। तो गॉस लॉ का यूज़ करके कितना आसानी से हमारा फील्ड निकल आया, ठीक है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे वो एफ और वो वैल्यू रखे थे, एफ वर्क ये सब बताए थे, उसके बाद ये आया था। यहाँ पर देखो कितना आसानी से आ गया। तो ये गॉस लॉ क्या करता है, इजी बनाता है किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए, और कोई भी सिस्टम हो उसको इनक्लोज कर दोगे पहले। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, थिन शेल और होलो स्फीयर। मतलब मान लो कोई भी थिन सेल है, एक पतला सा सेल है, स्फीयर है, उसकी वजह से ये बहुत पतला सा है, तो उसकी वजह से आपका जो फील्ड होगा वो क्या होगा। तो आउटसाइड स्फीयर मतलब आपका ये जो स्फीयर है उसके बाहर आप कहीं पर किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, KQ/R² होगा, ठीक है। ये R2 नहीं है, R² है, ठीक है, KQ/R²। और अगर आप एट द स्फीयर निकालोगे तब भी आपका R ही आएगा। मतलब कोई भी इस कैपिटल R आ जाएगा। मान लीजिए वो सेल का जो रेडियस है कैपिटल R है, ठीक है, इन्होंने R नहीं लिखा, P लिखा है, R लिख दो। तो एट स्फीयर आपका हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा बेटा KQ/R²। और बाहर अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्योंकि चार्ज है नहीं, का चार्ज 0 हो जाएगा तो आपका टोटल फील्ड 0 हो जाएगा अंदर। ये आपका देखो, ये आपका ग्राफ मैंने बना दिया, अंदर E 0 है। अगर आप देखिए ये बाउंड्री यहाँ पर है, स्फीयर की बाउंड्री यहाँ पर है, उसके बाद जो स्फीयर के अंदर जो भी है पॉइंट वहाँ पर 0 है, ठीक है, फील्ड। उसके बाद ही आपका बड़ा वो हो रहा है, फील्ड आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे सेंटर से, स्फीयर से, वैसे वैसे ड्रास्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अगर स्फीयर सॉलिड है तब आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपका फील्ड अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो चार्ज अगर आपका सॉलिड है, सॉलिड चार्ज के ऊपर देखिए ये चार्ज सॉलिड है, आप थोड़ा सा और प्लस ऐसे बना लो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा और बना लो। और यहाँ पर आप बाहर रहोगे किसी भी पॉइंट बाहर पे, आउटर पे, तो यहाँ पर आप P है, मान लो ये Q है, ये आपका O है, OQP। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, EP हो जाएगा। यहाँ पर हमने निकाला है वही, ये पॉइंट चार्ज की तरह यूज़ करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो आप बाहर आउटसाइड पे आपका KQ/R² ही होगा। ऑन द स्फीयर आपका क्या हो जाएगा, ऑन द स्फीयर वही होगा जो आपका है। इनसाइड द स्फीयर आपका हो जाएगा, इनसाइड स्फीयर में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम का ये आपका जो रिलेशन है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आपका Q इनसाइड क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू थोड़ा सा वॉल्यूम, जो मतलब जहाँ पर ये वाला वॉल्यूम, मतलब इतना कितना वॉल्यूम आया, ये छोटा सा आपने लिया है ना स्ट्रिप्स, मतलब छोटा सा वो आपने डिस्टेंस पे आपने एक छोटा सा स्फीयर लिया, तो वो जो छोटा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। R³ के फॉर्म में है ना, वही छोटा सा वैल्यूम कितना होता है, छोटा सा वैल्यूम आप तो आज जानते हैं ना, 4/3 पाई R³। तो 4/3 और पाई ये आपका कांस्टेंट है, आपका R³ में ही वैल्यू है कि कांस्टेंट तो कट जाएगा। तो इस तरीके से Q इनसाइड आपका इतना आ गया, उस तरीके फिर हम E इनसाइड निकालेंगे, KQ, ये KQ आपका इनसाइड है, ठीक है, KQ इनसाइड, R भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम अगर Q और R इन सब में रिलेशन निकालेंगे, जैसे आपको पता है रो इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो ये जो इस रिलेशन से जब हम निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका भी ग्राफ देख लेंगे। देखो ग्राफ आपका ये जो सॉलिड स्फीयर ना, सॉलिड स्फीयर में अंदर की तरफ आपका फील्ड है, इनसाइड आपका फील्ड देखो है, यहाँ 0 नहीं है क्योंकि इनसाइड चार्ज भी है। तो आपका जैसे जैसे आपका स्फीयर का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगी, बढ़ती जाएगी,
है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही आप आ जाओगे वहाँ पर एट द सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी। देखो ये आपके कोर्स में नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी स्फीयर है, उसके अंदर छोटा सा छेद है, छोटा सा ऐसे होल हो गया, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका फील्ड क्या हो जाएगा भाई, दो टाइप से हो जाएगा। एक आपका ई यहाँ रहेगा, मान लो E1, और एक हो जाएगा ये आपका मान लो R1 है और ये R है और ये A है। तो आपका इस तरीके से वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए नहीं, ये R है, ये R1 है और ये A रहेगा। तो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कमी आ जाएगी, इतनी की कमी आ जाएगी उस होल की वजह से। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ। आपको मतलब मान लीजिए एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, तो गॉस लॉ अप्लाई करके देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए आपने एक बाहरी पॉइंट पे एक आपका ये है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है, वायर के हम किसी भी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, मान लो यहाँ पर P पे फील्ड निकालना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिक इसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर का शेप बना लेंगे चारों तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें स्फीयर बन रहा है, एक होता है प्लेन सरफेस, एक होता है कर्व सरफेस, और एक होता है यहाँ ये भी प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया। प्लेन सरफेस एरिया देखो यहाँ पर, ये देखो क्योंकि दूर है तो यहाँ पर जो आपका एरिया इधर आ रहा है और फील्ड इधर आ रहा है। मैंने बताया था ना कि अगर एक वायर है उसका इन्फिनाइट लेंथ है, तो पैरेलल वाला जो वो होता है, पैरेलल वाला जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ई पैरेलल ज़ीरो हो जाता है और EN सिर्फ रहता है। तो EN आपका ये है। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये फील्ड, ये जो आपका एरिया इधर है और फील्ड इधर है, दोनों में 90 डिग्री है। तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू होता है EA cos थीटा। cos थीटा अगर आपका 90 है, थीटा 90 है, तो आपका फाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब ये जो आपका मान लीजिए ये आपका ये जो पहला सरफेस है वो A1 है और ये दूसरा सरफेस A2 है दिया हुआ है और ये A3 है। तो A1 और A3 की वजह से जो फ्लक्स होगा वो तो ज़ीरो होगा, A2 की वजह से ही फ्लक्स होगा। तो टोटल चार्ज आपका कितना है, टोटल चार्ज आपका जब Q नेट निकालेंगे तो डेंसिटी और लेंथ आ जाएगा। आपने मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज या टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल नेट चार्ज लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया जो है ना, जो आपने सरफेस सिमेट्रिक वो बनाया है ना एरिया, उसका सिलेंडर बनना, सिलेंडर का एरिया होता है 2πr/L। ये लेंथ मान लो इसका L है, ये क्या है, लेंथ L है। तो इसका एरिया इतना हो जाएगा, आप वैल्यू निकालोगे इतना आ जाएगा। अब यही ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग होलो सिलेंडर। अगर आपका लॉन्ग होलो सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से सॉलिड नहीं है, इसके ऊपर सरफेस पे ही आपका चार्ज है, तो किस तरीके से आपका फील्ड होगा, आउटसाइड पे लोगे, जैसे ये आउटसाइड है, आउटसाइड पे लोगे तो आपका मान लीजिए P है और ऑन द सरफेस आपका Q है। तो P पे आउटसाइड आपका EP लिख सकते हो, और इनसाइड अगर आप लोगे तो वहाँ ज़ीरो होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा Q। अगर यहाँ इनसाइड आपका क्या है बेटा, ज़ीरो, इसलिए आपका E भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एबव बट सॉलिड सिलेंडर। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पर ये गलत है, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो सॉलिड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये ड्यू आप हटा दीजिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका सिलेंडर है और वो सॉलिड है, उसकी वजह से आपका फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड पे आपका देखो ये R मैंने दो बार इसलिए लिख दिया है कि ये R² ρr² / 2 एप्सिलॉन नॉट R होगा। देखो इस केस में आपका जो होगा ना, वो जो मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आप बना सकते हो इसमें, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका वो जो सिलेंडर का रेडियस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है मान लीजिए आउटसाइड पे ले रहे हो तो उसके किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, 1/r के, इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से, अब देखिए इन साइड में क्या हो जाएगा, इन साइड में आपका ये आर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, आउटसाइड पे ही डिपेंड कर रहा है। इन साइड में आपका कुछ भी आर हो, आपका ये जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे इन साइड में आप यहाँ कहीं लोगे, यहाँ कहीं मान लो ई ले रहे हो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ना वही काउंट किया जाएगा, ये वाला आर काउंट नहीं किया जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको यहाँ ध्यान रखें, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है सॉलिड वाला, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में आ जाइए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट। अगर एक शीट है, शीट कैसे होती है, प्लेनर होती है, ठीक है। तो प्लेन कोई भी एक शीट है, उसके दोनों तरफ फील्ड क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एक इमेजिनरी सरफेस ले लोगे, उसको इनक्लोज करोगे छोटा सा पार्ट, उसके बाद उसमें आप फार्मूला लगाओगे। देखो यहाँ पर A1 और A2 और A3 मान लो ये है, तो A3 पे आपका जो फील्ड है ना उधर है ही नहीं, आपका इधर A1 और A2 के डायरेक्शन में ही फील्ड है, इसलिए ये यहाँ पर आपका फ्लक्स काउंट होगा और दूसरी जगह काउंट नहीं होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, मैंने बताया था, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इक्वल टू होता है, देखो Q इक्वल टू होता है टोटल एरिया एंड ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, ठीक है। इस तरीके से हमने किया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, टू अपोजिट चार्ज है तब क्या होगा, टू अपोजिट चार्ज है तो उसके बीच में ही फील्ड रहेगा, अगल मतलब इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं, बीच में ही फील्ड होगा, और वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ये फील्ड आपका जो थर्ड एरिया में ना, यहाँ पर ही फील्ड रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना, सेम प्लेट फॉर अपोजिट चार्ज, अगर आपका चार्ज अपोजिट है, मतलब यहाँ पर चार्ज देखो, यहाँ सिग्मा और सिग्मा दोनों था, यहाँ पर हमने यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ वो गलत है, यहाँ चार्ज आपका सेम है, ठीक है। चार्ज अगर आपका डिफरेंट हो जाएगा तो इस तरीके से आपका फील्ड हो जाएगा, दोनों पे चार्ज अलग है, मतलब अपोजिट चार्ज है लेकिन मतलब चार्ज की वैल्यू अलग है, यहाँ सिग्मा जैसे यहाँ सिग्मा है और यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, इस तरीके से, तो आपकी वैल्यू ये होगी। बहुत इजी है, एकदम इजी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट थिक, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका एक शीट है लेकिन वो थिक है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब मोटी थिक है, मोटी शीट है आपका, ये एकदम पतली शीट नहीं है, 2D नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से 3D है। 3D में अगर आपको कोई भी पॉइंट आप यहाँ लोगे, मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट P लोगे, जो देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, D है, या 2D ले लो, तो ये जो तुम्हारा x है, जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, ये D से छोटा है, मतलब अंदर ही अंदर है, तो शीट के अंदर है, शीट के अंदर है जो, तो आपका फील्ड क्या होगा, x पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ रही है, देखो इस फार्मूले से। लेकिन अगर आप बाहर हो जाओगे, शीट के बाहर हो जाएगा, तो आपका जो फील्ड है ना वो आपको x पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आपका ये जो D है ना, ये 2D, यहाँ 2D लिया है तो 2D लेना पड़ेगा, ये 2D ये हटा दो, ये सही नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ये D लेना पड़ेगा। अब आ जाइए, देखो ये आपका बाहर जो फील्ड होगा ना वो इस पर डिपेंड कर रहा है, उसके थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी मोटी शीट है, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज रेट, देखो मैंने बोला था ना, ये शीट नहीं है, ये आपका 3D है, 3D ऑब्जेक्ट है, शीट नहीं है। शीट क्या होता है, 2D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये शीट है, ये आपका 2D ऑब्जेक्ट है, तो शीट नहीं है, एक स्लैब टाइप है, वहाँ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से आपके डिफरेंट पोजीशन पे आपका फील्ड क्या होगा, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं बता दें। अब डाइपोल
आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डाइपोल क्या होता है कि अगर दो इक्वल चार्ज अपोजिट नेचर का वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे आप प्लेस कर दोगे तो डाइपोल बन जाता है। डाइपोल आपका जो केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर जो आयन होते हैं ना वो डाइपोल हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइपोल हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इसको स्टडी करते हैं ताकि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी पता चल जाए। तो डाइपोल मोमेंट वगैरह पता करते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेना है, जो डाइपोल का चार्ज होता है, चार्ज इनटू उसके बीच की डिस्टेंस 2a, उसके प्रोडक्ट के बराबर डाइपोल होता है। यू कैन डिफाइन इट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे आपका क्या फील्ड होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या फील्ड होगा, इस तरीके इसको हमने बताया यहाँ पर। तो मैंने बोला था एक्सियल पॉइंट क्या होता है, डाइपोल के एक्सिस पे, मतलब वो जो क्रॉस सेक्शन उसको काटोगे ना तो उसके लाइन पे, उसी के लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर सी पे निकाला गया तो सी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। देखो सी कहाँ से कहाँ तक है, देखो दो एंड है यहाँ पर भी, ए और बी। तो बी से इसकी दूरी है आपका आर माइनस, अगर ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पर तो आर माइनस ए, ये डिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या है, ए से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट तो नहीं करना है, इसको डायरेक्ट फार्मूले में रख लो, E1 और E2, ठीक है। यहाँ पर आपका वो होगा E1 और E2, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए माइनस आया यहाँ से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हम डाइपोल के किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम वो निकालेंगे फील्ड तो हमारा ये वैल्यू आएगा। ये फार्मूला याद रखना, फार्मूला ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दिस इज़ 2p और ये p है, बाकी फार्मूला सेम। यहाँ निगेटिव इसलिए लिए हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल के मोमेंट के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना है। और ये फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और आर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आर आपका कोई भी डिस्टेंस है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और आर के रेस्पेक्ट में, आर के कंपैरिजन में ये जो डाइपोल लेंथ होती है ना वो जो छोटी होती है। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे ये कॉन्सेप्ट तो आपका ए हट जाएगा, ठीक। अब आ जाइए शॉर्ट डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ डाइपोल रखा गया है, तो उसकी वजह से आपका जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, वो एक्स पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स इक्वल टू आप जानते ही हो क्या होता है, Q इंटू ई ना। तो Q भी आपका वेरिएबल होगा और E भी एक्स के साथ वेरिएबल होगा। इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये मैथमेटिकल है, इतना टफ नहीं आता, ये सब IIT वगैरह के लिए है, आपको इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क निकालने के लिए हम डाइपोल पे क्या करेंगे, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर डाइपोल रख रहे हो तो डाइपोल के डायरेक्शन में देखो, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से नेगेटिव होता है ना डाइपोल मोमेंट के लिए। तो उसका जो डायरेक्शन होगा P का और E का, उन दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट, वो टॉर्क के बराबर होगा। और वो टॉर्क भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ये जो टॉर्क होता है ना, ये वेक्टर होगा। तो ये जैसे P क्रॉस E है ना, P क्रॉस E का जो प्रोडक्ट होगा, जब आप इसकी सिर्फ वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, PE साइन थीटा। लेकिन जब सिर्फ टॉर्क निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा बेटा। भाई टॉर्क आपका डायरेक्शनल है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, P और E पे डिपेंड करेगा। P और E के बीच में कितना एंगल है, उस पर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको इक्विलिब्रियम किस किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अगर फील्ड के डायरेक्शन में आपने डाइपोल रख दिया है, देखो डाइपोल अगर फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया है तो आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। थोड़ा सा मोड़ दिया है तो ये क्या हो जाएगा,
इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, फिर वो इक्विलिब्रियम में होना चाहेगा तो इस पर टॉर्क लगने लगेगा। टॉर्क लगने लगेगा तो फिर ये यहाँ आएगा, तो आते आते ये होना तो चाहेगा इधर कि हम इधर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो उसके बाद क्या होगा, इस पर उल्टा टॉर्क लगने लगेगा। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा ये वाइब्रेट करके धीरे 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 रुकेगा फिर, ठीक है। वाइब्रेशन होगा, इस मतलब इसमें वाइब्रेशन होकर धीरे 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 तब जब जाके बाद में अलाइन होगा। इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अलग अलग कंडीशन बनेगा। अलग अलग कंडीशन में आपको ये देखो, ये जो आपका है ना स्टेबल कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन मतलब इसको थोड़ा सा इधर उधर करोगे ना तो ये फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये क्या है? अनस्टेबल कंडीशन है। ये वाला जो है ये अनस्टेबल कंडीशन, थोड़ा सा भी इधर उधर घुमाओगे ना तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो नहीं आएगी, ये टोटल टॉर्क लेके इधर भाग जाएगा। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। और ये न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब इसको कहीं पर भी ऐसे ले जाओगे ना, अगर ये बैलेंस है तो कहीं पर भी ये बैलेंस हो जाएगा, कहीं चाहे इधर खिसकाओगे चाहे इधर खिसकाओगे, अगर ये बैलेंस है तो बैलेंस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। ओके।